हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज के इस वीडियो में हम लोग फरवरी सेकंड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फरवरी फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर ली थी और उसका वीडियो प्लेलिस्ट में है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो जाकर आप लोग उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। हम लोगों ने लगातार यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करना स्टार्ट किया है और इसके साथ साथ में हम लोग वीकली बेसिस पर करंट अफेयर्स वगैरह भी डिस्कस करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है। अगर आप लोगों को देखना है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगी, सीक्वेंस वाइज आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग फरवरी सेकंड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे, जो कि किसी भी बैंक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। अगर आप लोग बैंकिंग के एस्पायरेंट्स हैं, बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और उसके बाद में जैसा कि मैं बोलता हूँ हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ कि जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उतनी देर में आप लोग खुद से इसका आंसर देने की कोशिश किया करो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी करनी है। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप लोगों को खुद से इसका एक बार आंसर देने की कोशिश करनी है। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Which credit rating agency has released a report titled Government Policy India Budget Provides Broad Support Fiscal Consolidation Prospect Still Weak। ठीक है, किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने गवर्नमेंट पॉलिसी इंडिया बजट प्रोवाइड्स ब्रॉड सपोर्ट फिस्कल कंसोलिडेशन प्रॉस्पेक्ट्स स्टिल वीक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? ये इसमें पूछा गया है। इसमें पूछा गया इस रिपोर्ट को कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने रिलीज किया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा मूडीज, ऑप्शन नंबर ए मूडीज इसका आंसर हो जाएगा। और इस रिपोर्ट के अनुसार अभी इंडिया की नॉमिनल जीडीपी जो है वो फिनेंशियल ईयर 2022 के दौरान जो है कितना होने के अनुमान है, तो वो बढ़कर 17% होने का अनुमान है। ठीक है ना, फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की नॉमिनल जीडी जो है वो बढ़कर 17% होने का अनुमान है, जबकि पहले यह अनुमान कितना रहने का था, 14.3%। ठीक है ना, 14.3% से बढ़कर 17% रहने का अनुमान ये है। और मूडीज़ के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो न्यूयॉर्क यूएसए में जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एज पर आरबीआईज रिसेंट एमपीसी मीटिंग, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 to 22। आरबीआई की हालिया एमपीसी बैठक के अनुसार वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है, ये इसमें पूछा गया है। 10.5% ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक है, 10.5% ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 3 से 5 फरवरी के बीच में भी, ठीक है ना, 3 से लेकर 5 फरवरी के बीच में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी, ठीक है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसके अनुसार इंडिया की प्रोजेक्टेड जीडीपी फिनेंशियल ईयर 21-22 के दौरान जो है वो 10.5% रहने का अनुमान है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इसमें पूछा गया। ठीक है, और ये जो आरबीआई की मीटिंग हुई थी इसमें 5th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी, 5वीं थी। ठीक है ना, 5th बाई मंथली, ये आरबीआई की 5th बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग थी। और इस मीटिंग के दौरान जो भी इंटरेस्ट रेट हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। जैसे कि हमारा रेपो रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो रेपो रेट हमारा 4% है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो रिवर्स रेपो रेट हमारा 3.35% है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, लिखना चाहें तो लिख लीजिए। एमएसएफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एमएसएफ जो है वो 4.25% है। ठीक है, और अगर बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट भी 4.25% है। और इस मीटिंग के दौरान, एमपीसी की इस मीटिंग के दौरान और भी कुछ डिसीजन लिए गए हैं, उससे अलग से एक वीडियो बनाकर उसमें हम लोग पढ़ लेंगे ना। एक 5th बाई मंथली पॉलिसी का एक सेपरेट वीडियो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, जहां पर हम लोग इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10.5%। विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद फोन पे ऑन द यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर फोन पे के साथ में एक साझेदारी की हुई है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। फोन पे और एक्सिस बैंक ने जो है यूपीआई मल्टी बैंक मॉडल पर साझेदारी की है। इस साझेदारी के बाद में फोन पे के यूजर्स जो हैं वो एक्सिस बैंक के साथ मल्टीपल यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकेंगे और उसे यूज कर सकेंगे।
इस पार्टनरशिप के बाद में जो भी फ़ोनपे के यूजर्स हैं वो एक्सिस बैंक के साथ में मल्टीपल यूपीआई आईडी क्रिएट कर सकेंगे और उसको यूज कर सकेंगे। और अभी तक फ़ोनपे का की बैंकिंग पार्टनर येस बैंक है। आप लोग अगर देखते होंगे फ़ोनपे वगैरह यूज करते होंगे तो नीचे येस बैंक लिखा हुआ आता था, ठीक है ना। तो अब एक्सिस बैंक भी इसका पार्टनर हो गया, तो हो सकता है कि नीचे येस बैंक के साथ में एक्सिस बैंक भी लिखा है इन फ्यूचर। ये मैं अपने आप से बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा नीचे लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक। और थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता कुछ एक्सिस बैंक से कुछ मिलता जुलता चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो एक्सिस बैंक ने औरा नाम से एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से? AURA, औरा नाम से एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया हुआ था। एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सिस बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन हो जाएगी। अमिताभ चौधरी जी जो हैं वो एक्सिस बैंक के क्या हो जाएंगे? MD और CEO हो जाएंगे। फ़ोनपे की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ़ोनपे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में होगा, ठीक है। और फ़ोनपे के CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो समीर निगम जी जो हैं वो फ़ोनपे के CEO हो जाएंगे। एज पर RBI's रिसेंट बैंकिंग ऑम्बुड्समैन एनुअल रिपोर्ट व्हिच बैंक हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। RBI की हालिया बैंकिंग लोकपाल वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस बैंक को सबसे अधिक शिकायतें मिली हैं, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है। किस बैंक को सबसे अधिक शिकायतें मिली है इसमें पूछा गया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने अभी हाल ही में अपनी सालाना बैंकिंग ऑम्बुड्समैन रिपोर्ट जारी की है और यह रिपोर्ट जो है 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक के ड्यूरेशन की है। मैं ये डेट लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। 1 जुलाई 2019, 1 जुलाई 2019 से लेकर ये 30 जून 2020, ठीक ना। इस ड्यूरेशन के लिए जो है ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ये रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है। जो ये बैंकिंग ऑम्बुड्समैन एनुअल रिपोर्ट आई है उसमें जो है जो ड्यूरेशन लिया गया है वो 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक के ड्यूरेशन के लिए ये रिपोर्ट जो है रिलीज की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार शिकायतों की संख्या में 57.54% की बढ़ोतरी हुई है। 57.54% की बढ़ोतरी हुई है नंबर ऑफ कंप्लेंट्स में, ठीक है ना। NBFCs की कंप्लेंट में 387% की बढ़ोतरी हुई है। 387% की बढ़ोतरी हुई है किसकी? NBFC की। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी NBFC कंपनीज में ही हुई है। इनकी कंप्लेंट्स की संख्या जो है 387% तक बढ़ गई है। और सबसे ज़्यादा कंप्लेंट अगर हम लोग बात करें कि कौन से चीज़ से रिलेटेड था या किसकी कंप्लेंट सबसे ज़्यादा आई, तो सबसे ज़्यादा जो कंप्लेंट आई है वो मोबाइल या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, इससे रिलेटेड सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो है वो आई हैं। और अगर हम लोग बैंक वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट किसके पास में थी, फिर उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट किसके पास थी, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो आई है ये SBI की आई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज यूजुअल, यहाँ पर तो आप लोग पता ही है, इसमें कुछ बताना नहीं है SBI के हाल के बारे में, ठीक है। तो SBI की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा आई हुई है। लगभग 48,000 प्लस कंप्लेंट है इसकी, ठीक है ना। लगभग 48,000 प्लस कंप्लेंट है SBI की। सेकंड नंबर पर आता है HDFC बैंक। क्या आता है? HDFC बैंक। HDFC बैंक की भी कंप्लेंट सबसे ज़्यादा आई है SBI के बाद। इसकी कंप्लेंट जो है लगभग 15,000 कंप्लेंट इसकी रही हैं, ठीक है ना। ICICI बैंक थर्ड रैंक पर आता है, ठीक है। ICICI बैंक थर्ड नंबर पर आता है, ठीक है। SBI HDFC के बाद में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो आई हैं वो ICICI बैंक की आई हैं और 11,000 प्लस कंप्लेंट ICICI बैंक की रही हैं। फोर्थ नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो एक्सिस बैंक की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा रही है, ठीक है ना। एक्सिस बैंक की कंप्लेंट SBI HDFC ICICI के बाद में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट एक्सिस बैंक की आई हैं। 10,000 प्लस कंप्लेंट जो है वो एक्सिस बैंक की रही हैं। और फिफ्थ नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फिफ्थ नंबर की अगर हम लोग बात करें तो PNB पंजाब नेशनल बैंक की कंप्लेंट जो है सबसे ज़्यादा आई है 5वें नंबर पर। यानी कि SBI HDFC ICICI और एक्सिस बैंक के बाद में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट पंजाब नेशनल बैंक की आई है। 9,000 प्लस कंप्लेंट जो है वो पंजाब नेशनल बैंक की आई है, ठीक। और अगर NBFCs की बात की जाए तो बजाज फिनेंस लिमिटेड के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आई हुई है। किसके? ये लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक ना। बजाज फिनेंस लिमिटेड के अगेंस्ट जो है इनके खिलाफ सबसे ज़्यादा कंप्लेंट आई हुई हैं। इसके बाद में बजाज के बाद में इंडिया बुल्स का नंबर आता है। बजाज के बाद में इंडिया बुल्स का नंबर आता है। इंडिया बुल्स की कंप्लेंट सबसे ज़्यादा आई है। और ये जो बैंकिंग ऑम्बुड्समैन स्कीम है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35 है।
सेक्शन 35A के तहत आरबीआई के द्वारा 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 1995 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका आंसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। दिनेश कुमार खारा एमडी और सीईओ हो जाएंगे। टैगलाइन आप लोगों को पता होगी, और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, पंजाब नेशनल बैंक का भी हेडक्वार्टर टैगलाइन आप लोगों को पता होगी, और इसका भी हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। अपने पिछले वीडियोस में लगातार हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो ये अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज़ एंटर्ड इनटू ए को लेंडिंग एग्रीमेंट विद लोन टैप क्रेडिट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर एमएसएमईज लोन। ठीक है, किस बैंक ने एमएसएमई ऋणों के लिए लोन टैप क्रेडिट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में सह ऋण समझौता किया है? इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी बैंक ने एमएसएमई लोन प्रोवाइड करने के लिए एक को लैंडिंग एग्रीमेंट किया हुआ है लोन टैप क्रेडिट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। तो उस बैंक का हमको नाम बताना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। लोन टैप क्रेडिट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ये एक पुणे बेस्ड एनबीएफसी है। ठीक ना, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ ना लोन टैप क्रेडिट प्राइवेट्स लिमिटेड। तो ये क्या है, पहले तो यही जान लेते हैं। ये नाम ही नया नया आप लोगों को सुनने को मिल रहा होगा, तो ये पता हो जाना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक पुणे बेस्ड एनबीएफसी है। पुणे बेस्ड एनबीएफसी का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है ये, और एमएसएमईज को लोन प्रोवाइड करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने इसके साथ में एक स्ट्रेटेजिक को लेंडिंग एग्रीमेंट किया हुआ है। और इस समझौते के तहत लोन का 80% जो हिस्सा होगा, ठीक है, वो बैंक के द्वारा दिया जाएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाएगा, और जो 20% हिस्सा होगा वो जो है लोन टैप के द्वारा दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? लोन टैप के द्वारा। ठीक है, लोन टैप के द्वारा दिया जाएगा। जैसे मान लो कि अगर 100 रुपये का लोन कोई लेता है, 100 रुपये की लोन लेंडिंग की जा रही है, लोन दिया जा रहा है, तो इसमें से 80 रुपये जो है बैंक देगी और 20 रुपये लोन टैप देगी। इस तरीके से आप लोग इसको समझो। ठीक है ना। और को लेंडिंग यहाँ पर एक टर्म मैंने बताया था, एक टर्म यहाँ पर लिखा भी है को लेंडिंग। को लेंडिंग का मतलब क्या होता है, वैसे तो नॉर्मली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ है नहीं रॉकेट साइंस जैसा, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं को लेंडिंग क्या होता है। तो को लेंडिंग का मतलब ये होता है कि बैंक जो है वो सभी रजिस्टर्ड एनबीएफसीज के साथ में मिलकर लोन प्रोवाइड करती है ना। जब कोई भी बैंक सभी रजिस्टर्ड एनबीएफसीज के साथ में मिलकर, सभी नहीं किसी भी, जब कोई भी बैंक किसी रजिस्टर्ड एनबीएफसी के साथ में मिलकर लोन प्रोवाइड करती है तो उसको हम लोग को लेंडिंग बोलते हैं। और इन एनबीएफसीज में जो है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी आती हैं। यानी कि कोई बैंक एनबीएफसी के साथ में मिलकर या फिर कोई बैंक किसी रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ में मिलकर अगर लोन प्रोवाइड करती है तो उसको हम लोग को लेंडिंग कहते हैं। मतलब कुल मिलाकर मिलकर लोन देना। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर जो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर बी। और अगर हम लोग लोन टैप के हेडक्वार्टर की बात करें, लोन टैप की अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो बताया ही था आप लोगों से कि पुणे बेस्ड है, तो पुणे महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके सीईओ और को फाउंडर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सत्यम कुमार जी जो हैं वो लोन टैप के सीईओ और को फाउंडर हो जाएंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप लोगों को पता ही होगा, ये मैं नहीं बताऊंगा। इसका एमडी और सीईओ मैं बता दे रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कमेंट कर बताना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ का नाम हो जाएगा एएस राजीव। ठीक है ना, एएस राजीव जी जो हैं वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। इनका सबका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द आरबीआईज फाइनेंशियल लिटरेसी वीक FLW 2021। आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह FLW 2021 का विषय क्या है। इसमें पूछा गया है कि आरबीआई का जो भी हाल ही में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया गया 2021 में, उसकी थीम क्या है। ये थीम इसमें पूछी गई है, लेकिन दिमाग में ये भी आना चाहिए कि ये आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कौन सी डेट से कौन सी डेट तक सेलिब्रेट किया गया। थीम की बात हम लोग पहले करेंगे, तो इसकी थीम हो जाएगी क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है ना, ये इसकी थीम हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करें ये कब से कब तक सेलिब्रेट किया, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं इसकी थीम के बारे में। तो क्रेडिट डिसिप्लिन एंड क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस, ये इसकी थीम हो जाएगी। फॉर्मर्स जो है ये 2019 के लिए थीम थी। 2019 में जो आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया गया था उसकी थीम ये फॉर्मर्स थी। और एमएसएमईज की अगर हम लोग बात करें यानी कि ये, तो ये कब की थीम थी, तो ये 2020 की थीम थी।
2020 में जो आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया गया 2020 की थीम थी। 2021 की ऑप्शन नंबर डी है ही है, ये आप लोगों को बताया ही गया है, इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, ठीक है ना। कस्टमर प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर बी वाले की, तो ये जो है 2018 के लिए थीम थी। 2018 में जो आरबीआई का फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया गया था, ये उसकी थीम थी। और ये जो लास्ट में दिया गया है केवाईसी, ठीक है ना, केवाईसी एक्सरसाइजिंग क्रेडिट डिसिप्लिन ग्रीवियंस रिड्रेसल, ये जो है ये 2017 की थीम थी। 2017 में ये जो आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल लिटरेसी वीक सेलिब्रेट किया गया था, ये उसकी थीम थी, ठीक है ना। अब 2021 में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो 8 से लेकर 12 तक, 8 से लेकर 12 फरवरी तक 5 दिनों तक, ठीक है ना, 8 से लेकर 12 फरवरी तक 5 दिनों तक ये फाइनेंशियल लिटरेसी वीक जो है वो सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम वगैरह आप लोगों को बताई दी गई, ठीक है ना। और आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर अजय कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था। आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर अजय कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया था, ठीक है ना। ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था, इसका उद्घाटन आरबीआई के रीजनल डायरेक्टर अजय कुमार जी के द्वारा किया गया। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। एन इनोवेटिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नेम्ड हेल्थ एडवांटेज हैज लॉन्च्ड बाय व्हिच इंश्योरेंस कंपनी। स्वास्थ्य अनुकूलक नामक एक इनोवेटिव स्वास्थ्य बीमा योजना किस बीमा कंपनी द्वारा शुरू की गई है, इसमें पूछा गया। हिंदी अगर आप लोगों को ना समझ में आया करो तो आप लोग इंग्लिश पढ़ लिया करो, क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेशन इसका ऐसे ही होता है, जब चीज़ों को ट्रांसलेट किया जाता है तो इसी तरीके से ही होता है। तो किसी भी डाउट की कंडीशन में आप लोग इंग्लिश को देख लिया करो, ठीक, इंग्लिश को प्रेफर किया करो जब भी हिंदी में कुछ डाउट हुआ करे। और क्वेश्चन भी जो होता है इंग्लिश में कोई बहुत टफ नहीं होता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। हिंदी बस इसलिए लिख दी जाती है कि थोड़ा सा आसानी से जल्दी समझ में आ जाए, बाकी कुछ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में नहीं होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने हेल्थ एडवांटेज नाम से एक इनोवेटिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया हुआ है। ये हेल्थ एडवांटेज ऐसे ही लिखा गया है, ये आप लोग मत समझिएगा कि EDGE ऐसे जानबूझकर लिखा गया है, तो ये इसी तरीके से लिखा ही गया है, इसी तरीके से लॉन्च किया गया है, तो इसका कुछ मीनिंग है, इसीलिए इस तरीके से लिखा गया, ठीक है ना। तो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने इसे लॉन्च किया हुआ है। और इससे क्या हो जाएगा कि इसके मतलब भारतीय एक्सा वेलनेस कूपा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इसके लिए जो है जो ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है हेल्थ एडवांटेज, इसके लिए भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एक भारतीय एक्सा वेलनेस कूपा पोर्टल भी लॉन्च किया हुआ है, जिससे कि कस्टमर्स जो हैं वो आसानी से यहाँ इस इंश्योरेंस स्कीम को ले सकें और उनकी इंगेजमेंट को बढ़ाई जा सके, ठीक है ना, उनको बेहतर एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड किया जा सके। और इस इंश्योरेंस प्लान के तहत में 60 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर, मैं लिख दे रहा हूँ 60 डेज का प्री हॉस्पिटलाइजेशन कवर और 90 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में और नहीं जाएंगे इसकी पॉलिसी वगैरह के बारे में। और ये जान लेते हैं कि कब से कब तक किस एज ग्रुप के लोग जो है ये पॉलिसी ले सकते हैं। तो 91 डेज, लगभग 3 महीने से ज़्यादा, यानी कि 91 डेज से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति जो है वो इस लोन को, इसको जो मतलब ये इंश्योरेंस प्लान है इसको वो ले सकते हैं, ठीक है ना। और डिटेल में बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और अगर हम लोग बात करें भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की, तो ये ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है ना, ये ज्वाइंट वेंचर है। किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है ये भी हम लोग जान लेते हैं। भारतीय इंटरप्राइजेज और एक्सा ग्रुप का जो है ये ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें भारतीय इंटरप्राइजेज की शेयर होल्डिंग कितनी है 51% की, 51% की, और एक्सा ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे तो 49% की, ठीक है। और अगर हम लोग इसके भारतीय एक्सा के हेडक्वार्टर की बात करें, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र, ठीक, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। MD और CEO की अगर हम लोग बात करते हैं तो संजीव श्रीनिवासन जी जो हैं वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करें भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की, तो सुरक्षा का नया नजरिया, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसी से मिलता जुलता कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज भी हम लोग करते चलते हैं साथ साथ में। तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने मैक्स फिट नाम से एक कॉम्प्रिहेंसिव वेलनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ जो है 64 क्रिटिकल इलनेस को कवर करने के लिए मैक्स लाइफ क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर नाम से एक इंश्योरेंस प्लान भी लॉन्च किया गया मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा, ठीक है। तो इससे मिलता जुलता जो भी कुछ यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों को लगा वो हम लोगों ने रिवाइज किया। इनके भारतीय एक्सा का हेडक्वार्टर MD CEO मैंने बता दिया है, और बाकी सबके हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। To introduce India's first ever contactless ATM withdrawal facility through QR code, which company has partnered with AGS Transact Technologies Limited?
क्यूआर कोड के माध्यम से भारत की पहली संपर्क रहित एटीएम निकासी सुविधा शुरू करने के लिए किस कंपनी ने एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्यूआर कोड के माध्यम से, क्यूआर कोड के थ्रू एटीएम द्वारा इंडिया की फर्स्ट एवर कॉन्टैक्टलेस विड्रॉल फैसिलिटी शुरू करने के लिए, भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी शुरू करने के लिए एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज और मास्टर कार्ड ने जो है एक पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है ना। ज़्यादा सेफ और सिक्योर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। मास्टर कार्ड ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। मास्टर कार्ड के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क यूएसए में जो है ये इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एजीएस की भी यहाँ पर बात हुई है, एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, तो अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। रवि बी गोयल जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। रवि बी गोयल जी जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी लिमिटेड की। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मास्टर कार्ड होगा। पेपाल ने अभी भारत में अपनी सर्विसेज बंद करने का ऐलान किया है, तो कौन सी डेट से पेपाल की सर्विसेज इंडिया में बंद हो जाएंगी ये आप लोगों को कमेंट कर बताना है। और पिछले वीडियोज़ में मैंने इसके बारे में बताया है, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा, नहीं देखा है तो आप लोग देखो, पता है तो आप लोग कमेंट कर बताओ कि कौन सी तारीख से, कब से पेपाल जो है अपनी सारी सर्विसेज जो है वो इंडिया में बंद करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाय व्हिच नेम ए ग्लोबल लेवल हैकाथॉन हैज़ लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई टू फाइंड आउट दी अल्टरनेटिव्स ऑफ द ऑथेंटिकेशन ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस। यूपीआई लेन देन के प्रमाणीकरण के लिए विकल्पों का पता लगाने के लिए एनपीसीआई द्वारा एक वैश्विक स्तर के हैकाथॉन को किस नाम से लॉन्च किया गया है, इसमें पूछा गया, ठीक है ना। अभी हम लोग जब यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें ऑथेंटिकेशन जो होता है वो ओटीपी के द्वारा होता है। इसमें ये पूछा गया है कि ओटीपी के अलावा और किस तरीके से हम लोग चीज़ों को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसके लिए एक हैकाथॉन जो है वो ग्लोबल लेवल का हैकाथॉन एनपीसीआई के द्वारा जो है आयोजित किया गया है। तो उस हैकाथॉन को किस नाम से आयोजित किया गया है ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनपीसीआई पे ऑथ चैलेंजेस। एनपीसीआई पे ऑथ चैलेंजेस ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बताया ना मैंने आप लोगों की, जब हम लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि जो भी ऑथेंटिकेशन होता है वो नॉर्मली ओटीपी से होता है, ठीक है ना। आप लोगों के पास में एक ओटीपी आता है, आप लोग डालते हैं और चीज़ें, आपका ट्रांजेक्शन जो है वो हो जाता है। तो उसका कोई और अल्टरनेटिव है, उसका कोई और अल्टरनेटिव विकल्प खोजने के लिए, जैसे कि बायोमेट्रिक का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बायोमेट्रिक से भी इसका ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी जो इसके विकल्प हैं, और भी जो इसके लिए ऑप्शंस हैं, ओटीपी का और जो ऑप्शन है जैसे कि बायोमेट्रिक हो गया, और भी दूसरे ऑप्शन हैं ओटीपी के, उसका विकल्प तलाशने के लिए जो है एनपीसीआई ने एनपीसीआई पे ऑथ चैलेंज नाम से एक ग्लोबल लेवल का हैकाथॉन जो है लॉन्च किया हुआ है। ये ग्लोबल लेवल का, देश भर, विश्व भर का ये हैकाथॉन है, ठीक है। और ये चैलेंज जो है वो एपिक्स के द्वारा सपोर्टेड है। किसके द्वारा? एपिक्स के द्वारा ये सपोर्टेड है। अब ये एपिक्स क्या है? तो एपिक्स जो है ये दुनिया का पहला क्रॉस बॉर्डर ओपन आर्किटेक्चर एपीआई मार्केट प्लेस है। अब एपिक्स के बारे में इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना जाना था हम लोगों ने जान लिया। एपिक्स क्या है, मोटा मोटा ओवरव्यू हमारे दिमाग में बन गया, ठीक है। और ये चैलेंज जो है वो एनपीसीआई पे ऑथ चैलेंज जो है ये सभी देशों के लिए है, सभी के लिए ये ओपन है, चाहे फिर वो ग्लोबल फिनटेक कंपनियां किसी भी देश की, सभी देशों के लिए ओपन है। ग्लोबल फिनटेक कंपनियां जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जो भी डेवलपर्स होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी सोल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अपना यूनिक ऑथेंटिकेशन मॉडल जो है इस हैकाथॉन के दौरान शो कर सकते हैं। जो भी इस हैकाथॉन को जीतेगा, जो भी इसका विनर होगा, उसे 20,000 USD, सोचो आप लोग, उसे 20,000 USD का इनाम मिलेगा। और एनपीसीआई के साथ में काम करने को मतलब एनपीसीआई के साथ में काम करने का मौका भी मिलेगा। 20,000 USD मिलने के साथ साथ एनपीसीआई के साथ में काम करने का मौका भी मिलेगा। और जो हमारे फर्स्ट रनर अप होंगे, ठीक है ना, उनको 10,000 USD मिलेगा, उनको 10,000 USD मिलेगा, ठीक है ना। विनर को 20,000 USD मिलेगा, फर्स्ट रनर अप को 10,000 रुपये USD इसके इनाम के रूप में मिलेगा, ठीक है। एनपीसीआई का क्या मतलब होगा? एनपीसीआई की यहाँ पर बात हो रही है तो एनपीसीआई का मतलब हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एनपीसीआई का मतलब हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें एनपीसीआई की, तो मुंबई महाराष्ट्र में जो है वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। दिलीप
एसबे जी जो हैं वो एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है एनपीसीआई पे ऑथ चैलेंज। $20,000 जो है विनर को, $10,000 जो है वो फर्स्ट रनर अप को। और ये ग्लोबल हैकाथॉन किस लिए आयोजित किया गया था? तो जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन के दौरान जो हमको ओटीपी आता है उसका विकल्प तलाशने के लिए ये हैकाथॉन जो है ये आयोजित किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। एज पर द रिसेंट रिकमेंडेशन ऑफ द वर्किंग ग्रुप कमेटी ऑफ IRDAI, व्हाट इज द लॉक इन पीरियड फॉर इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज ILIPs? ठीक ना, IRDAI की वर्किंग ग्रुप कमेटी की हालिया सिफारिश के अनुसार इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसियों की यानी कि ILIPs की लॉक इन अवधि, लॉक इन पीरियड क्या है इसमें पूछा गया। 5 ईयर्स ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। 5 साल ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी जिसको कि हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ILIPs। ठीक ना, ILIPs जैसे यूलिप नहीं होता था, जैसे यूलिप नहीं होता था उसी तरीके से ILIP की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज यानी कि ILIPs को IRDAI के द्वारा 2013 में बैन कर दिया गया था। ठीक है ना, 2013 में ILIPs को IRDAI के द्वारा बैन कर दिया गया था और उसके बाद अगस्त 2020 में जो है दिनेश पंत जी की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में मैं लिख रहा हूँ, दिनेश पंत जी की अध्यक्षता में IRDAI ने एक वर्किंग ग्रुप कमेटी का गठन किया था और इस कमेटी से ILIPs को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए सुझाव और रिकमेंडेशंस मांगे गए थे। ठीक है, तो अब इस वर्किंग ग्रुप ने, इस कमेटी ने अपना सुझाव और रिकमेंडेशंस IRDAI को दे दिया है। ठीक है, 8 मार्च तक जो है सभी इंश्योरेंस कंपनी से जो है इसके बारे में सुझाव मांगे गए हैं। कब तक? 8 मार्च तक। जो वर्किंग ग्रुप है इसने अपनी रिपोर्ट जो है और रिकमेंडेशंस IRDAI को दे दिया है और इस रिपोर्ट पर जो है IRDAI ने 8 मार्च तक सभी इंश्योरेंस कंपनियों से उनके विचार, उनके सुझाव, उनके रिकमेंडेशंस मांगे हैं। यूलिप और ट्रेडिशनल प्लान्स के बाद में अब ILIP जो है वो भी IRDAI के एक नए प्रोडक्ट के रूप में शामिल कर लिया गया है। अभी तक IRDAI जो है वो एक यूलिप सर्विस प्रोवाइड करता था और जो ट्रेडिशनल प्लान होते थे, जो नॉर्मल बीमा वगैरह होते थे, ट्रेडिशनल प्लान जो होते हैं IRDAI के, वो प्रोवाइड किए जाते थे। लेकिन अब ILIP भी प्रोवाइड किया जाएगा। ILIP का मतलब हो जाएगा इंडेक्स लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है ना, ये प्रोवाइड किया जाएगा और ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ILIP को जो है, ये ILIP जो है इसको पेंशन प्लान के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, इसको पेंशन प्लान प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया जाएगा। ठीक, ILIP 5 साल का लॉक इन पीरियड प्रोवाइड करता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। IRDAI की बात हम लोग लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो हैदराबाद तेलंगाना में जो है वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सुभाष चंद्र कुंतिया जी जो है वो IRDAI के चेयरमैन हो जाएंगे। ठीक, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 5 साल इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें जो इसमें हम लोग समझ सकते थे वो हम यहाँ पर हम लोगों ने जाना। IRDAI ने कब ILIP को बंद कर दिया था, कब उसके लिए एक नई कमेटी बनाई गई, किसकी अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप और कमेटी बनाई गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज पर SBI's EcoRep रिपोर्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड प्रेडिक्टेड GDP ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 21? SBI की EcoRep रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि क्या है, ये इसमें पूछा गया है। -7% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। -7% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। SBI की इको रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में 21 के लिए जो है इंडिया की GDP ग्रोथ वो -7% रहने का अनुमान है, जबकि पहले यह अनुमान -7.4% रहने का था। फाइनेंशियल ईयर 21 की बात हो रही है। अगर फाइनेंशियल ईयर 22 की अगर हम लोग बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में जो है वो 11% ग्रो करने का अनुमान है। ये तो माइनस में यानी कि कमी का अनुमान है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 में 11% ग्रो करने का अनुमान है। और अगर हम लोग NSO की बात करें, NSO की अगर हम लोग बात करें तो NSO के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की GDP कितनी रहने का अनुमान था? -7.7%। ठीक है ना। अगर हम लोग RBI की बात करें, कब? फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान।
फाइनेंशियल ईयर 21 के दौरान आरबीआई के प्रेडिक्शन की हम लोग बात करें तो इंडिया की जीडीपी -7.5% रहने का अनुमान है। इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर हम लोग बात करें, अभी हाल ही में वित्त मंत्री जी के द्वारा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया, उसका प्रस्तुति दी गई, राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की जीडीपी जो है वो -7.7% रहने का अनुमान है। यानी कि एनएसओ और इकोनॉमिक सर्वे इन दोनों का हिसाब से जो है वो इंडिया की जीडीपी जो है वो -7.7% रहने का अनुमान है। और ये सब बात हुई फाइनेंशियल ईयर 21 की, ठीक है ना। और अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें तो आरबीआई ने जो है वो इंडिया की जीडीपी 10.5% रहने का अनुमान रखा है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए आरबीआई के अनुसार इंडिया की जीडीपी जो है वो कितना रहने का अनुमान है, 10.5%। और इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 में तो ये हो जाएगा 11.5%, ठीक, 11.5%। तो कुल मिलाकर जो चीज़ यहाँ पर हम लोगों को समझनी थी उसको हम लोगों ने यहाँ पर समझा। ऑप्शन नंबर ए -7% इसका आंसर होगा। टू प्रमोट दी स्टैंड अप इंडिया स्कीम, दी स्वावलंबन सशक्त मेगा कैंपेन हैज़ लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इन दी पार्टनरशिप ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया COWE, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया योजना को बढ़ावा देने के लिए भारत के महिला उद्यमियों के प्रसंग COWE की साझेदारी में किस संगठन द्वारा स्वावलंबन सशक्तिकरण मेगा अभियान शुरू किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। सिडबी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। सिडबी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम स्टैंड अप इंडिया, ठीक है ना। स्टैंड अप इंडिया जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ये स्कीम है स्टैंड अप इंडिया, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए सिडबी और CWE ने मिलकर एक स्वावलंबन सशक्त मेगा कैंपेन लॉन्च किया हुआ है। और इसके तहत प्रत्येक बुधवार को, ठीक ना, प्रत्येक बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को, प्रत्येक बुधवार को 3 बजे 3 PM, प्रत्येक बुधवार को 3 बजे एक वेलनेस सीरीज चलाई जाएगी। इसमें टोटल 20, ठीक है ना, टोटल 20 एपिसोड जो है वो आयोजित किए जाएंगे, टोटल 20 वेबिनार जो है वो आयोजित किया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं हम लोग स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में, ठीक है। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है स्टैंड अप इंडिया, तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2016 में PM मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या फिर ट्रेडिंग सेक्टर में काम करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का 10 लाख रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का बैंक लोन प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ से कहाँ तक? 10 लाख से लेकर 1 लाख, ठीक ना, 10 लाख से लेकर 1 लाख तक का बैंक लोन प्रोवाइड किया जाता है। और प्रत्येक बैंक ब्रांच से कम एक SC ST और एक महिला को लोन देना अनिवार्य है इस योजना के तहत, ठीक ना। तो इस योजना के तहत बैंक के जो भी लोन देंगी, जितने भी लोन देंगे अपनी ब्रांच से कम एक लोन जो होगा वो SC ST को दिया जाएगा और एक लोन जो है वो महिला को दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें ये स्कीम कब तक चलेगी, तो ये स्कीम जो है फाइनेंशियल ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 25 वित्त वर्ष 2025 तक ये स्कीम चलने वाली है। 7 साल के अंदर लोन चुका देना है और 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड भी दिया गया है इसमें। 7 साल के अंदर इसमें लोन चुका देना है, 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड भी दिया गया है इसमें। और अगर हम लोग बात करें सिडबी की, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ, ठीक है, सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ हो जाएगा। सिडबी का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? लखनऊ इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI रिसेंटली हैज रिस्ट्रिक्टेड द विड्रॉल्स फ्रॉम व्हिच कोऑपरेटिव बैंक, RBI ने हाल ही में किस सहकारी बैंक से निकासी को प्रतिबंधित कर दिया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र बेस्ड ये बैंक है। इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक जो है ये नासिक में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है ये, महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है ये। 10 फरवरी 2021 से अगले 6 महीनों तक के लिए 6 मंथ, 10 फरवरी 2020 से अगले 6 महीनों तक जो है इस बैंक से कोई भी निकासी नहीं की जाएगी। इस बैंक पर अगले 6 महीने के लिए निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इस बैंक से, ठीक है।
बैंक बिना आरबीआई के लिखित परमिशन के कोई लोन रिन्यू नहीं कर सकता, कोई नया लोन नहीं दे सकता, कोई भी कस्टमर विड्रॉ भी नहीं कर सकता अपने पैसे। ठीक है, सभी डिपॉजिटर्स जो हैं, जो भी जिन लोगों के भी पैसे जमा हैं, सभी डिपॉजिटर्स जो हैं वो DICGC इंश्योरेंस स्कीम से कवर्ड हैं। किससे? DICGC इंश्योरेंस स्कीम से कवर्ड हैं। तो बैंक डूबने की कंडीशन में जो है इनको DICGC से 5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। कितना? 5 लाख रुपए तक इनको मिल जाएगा। और ये DICGC क्या है? तो DICGC का मतलब हो जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें DICGC की, तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें इसके, तो यम देवव्रत पात्रा। ठीक है ना, यम देवव्रत पात्रा जी जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। अब ये यम देवव्रत पात्रा कौन है? बहुत फेमस पर्सनालिटी का नाम है ये, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग बैंकिंग के एस्पायरेंट्स हैं। तो बताओ आप लोग कि यम देव पात्रा जी कौन है जो कि DICGC के चेयरमैन है। अगला देखते हैं। As per IRDAI's annual report 2019-20, which of the following insurance company has the highest claim settlement ratio for financial year 20? IRDAI की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी का वित्त वर्ष 2020 के लिए क्लेम सेटलमेंट अनुपात सबसे अधिक है? ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, सबसे अधिक क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसका है? IRDAI के एनुअल रिपोर्ट के अनुसार ये इसमें पूछा गया है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। IRDAI ने अभी हाल ही में 2019-20 के लिए अपनी एनुअल रिपोर्ट रिलीज की है, जिसके अनुसार LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97.7 से घटकर 96.6% हो गया है। ठीक है ना, LIC का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97.7% से घटकर 96.6% हो गया है। कितना? 96.6%, इतना ये घटकर हो गया है। मैक्स लाइफ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा है। मैक्स लाइफ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो सबसे ज़्यादा है 99.2%। ठीक है, 99.2%। इसके बाद में HD लाइफ और टाटा AIA का नंबर आता है सबसे ज़्यादा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का। उसके बाद में फिर नंबर आता है उसका क्या बोलते हैं HDFC लाइफ, और फिर टाटा AIA का आता है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? यहाँ पर एक टर्म यूज किया जा रहा है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो क्या होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो? थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं, जिससे कि चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाए, दोबारा हमको भूल ना जाइए हमको कहीं पर ये क्वेश्चन। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस होगा। हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसका है? मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 99.2%, LIC का 97.7% से घटकर 96.6% हो गया है। अब पहुंचते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो पर, मुद्दे पर आते हैं। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? तो किसी भी फिनेंशियल ईयर में किसी कंपनी द्वारा क्लेम सेटलमेंट के लिए प्राप्त की गई एप्लीकेशन और इन प्राप्त एप्लीकेशंस में से सेटल किए गए क्लेम्स की संख्या का रेशियो होता है। ये जितनी भी एप्लीकेशन मिलती है क्लेम सेटलमेंट के लिए उसकी संख्या और जितने भी क्लेम सेटलमेंट किए जाते हैं, मतलब कि जो भी क्लेम सेटलमेंट के लिए एप्लीकेशन प्राप्त होती हैं उसमें से कितने क्लेम सेटलमेंट किए जा रहे हैं, कितने क्लेम सेटल किए जा रहे हैं, उनका रेशियो होता है ये। ठीक, हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट का मतलब हो जाता है कि कंपनी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है, कंपनी के बेहतर परफॉर्मेंस को दर्शाता है। जिस भी कंपनी का जिसका भी हाईएस्ट क्लेम रेशियो होता है, हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिसका ज़्यादा होता है, ठीक है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो जिस भी कंपनी का ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी जो है बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस बेहतर है। तो कुल मिलाकर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू इंडियन ऑयल डीलर्स which bank has recently signed an MOU with Indian Oil Corporation Limited IOCL? इंडियन ऑयल डीलरों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये इसमें पूछा गया है। पंजाब नेशनल बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ऑयल के डीलर्स को 2 करोड़ रुपए, ठीक है, 2 करोड़ रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए PNB और IOCL ने एक MOU साइन किया हुआ है, और ये लोन जो है PNB ई डीलर स्कीम के तहत में दिया जाएगा।
ठीक है ना। पीएनबी ई डीलर स्कीम के तहत में ये लोन दिया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करेंगे तो द नेम यू कैन बैंक अपॉन इसकी टैगलाइन हो जाएगी। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो एस मल्लिकार्जुन राव जी जो हैं वो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक की कहानी मैंने आप लोगों को बता दी। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, यूको बैंक, इनकी कहानी आप लोगों को पता होनी चाहिए। एज पर द रिसेंट प्रेडिक्शन ऑफ द इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च INDRA, व्हाट विल बी इंडिया GDP इन फाइनेंशियल ईयर 22। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की हालिया भविष्यवाणी के अनुसार, हालिया प्रेडिक्शन के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP क्या होगी, इसमें पूछा गया है। 10.4% ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा। ठीक है, 10.4% ऑप्शन नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया रेटिंग्स के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की GDP जो है वो 10.4% रहने का अनुमान है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडिया की GDP -7.8% रहने का अनुमान था। ठीक है, इंडिया रेटिंग्स के अनुसार, ठीक है ना, इंडिया रेटिंग्स के अनुसार, यानी कि यहाँ पर जो है GDP में कमी आएगी। -7.8% का मतलब GDP में कमी आएगी। और अगर हम लोग बात करें इंडिया रेटिंग्स की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो रोहित कुमार सावनी जी जो हैं वो इंडिया रेटिंग्स के एमडी और सीईओ हो जाएंगे। Which bank has got an approval from the Competition Commission of India (CCI) to acquire 49% stake each in Bank of India AXA Investment Managers Private Limited and Bank of India AXA Trustee Services Private Limited। बैंक ऑफ इंडिया एक्सा इन्वेस्टर्स मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड और बैंक ऑफ इंडिया एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में से प्रत्येक में 49% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए किस बैंक को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI से मंजूरी मिली है। इसमें ये पूछा गया है कि अभी किस बैंक को CCI ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद जो है बैंक ऑफ इंडिया एक्सा इन्वेस्टर्स मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड और बैंक ऑफ इंडिया एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों की 49% हिस्सेदारी वो खरीद सके। अलग अलग 49% हिस्सेदारी खरीदने के लिए किस बैंक को CCI से जो है अभी अप्रूवल मिला हुआ है, इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया एक्सा इन्वेस्टमेंट और बैंक ऑफ इंडिया एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज, इन दोनों में 49% का स्टेक एक्वायर करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंडिया को भी मंजूरी दी थी। और अभी करंट सिनेरियो की बात करें हम लोग तो करंट में बैंक ऑफ इंडिया के पास में इन दोनों संस्थाओं में 51% इक्विटी शेयर है। 51% इक्विटी शेयर है, मतलब कि करंट में अभी जो है 51% का इक्विटी शेयर है। 49% का और इक्विटी शेयर हासिल करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनुमति दे दी है, परमिशन दे दी है। तो अगर आप लोग देखो, अगर इसको जोड़ो आप लोग तो टोटल 100% हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस 49% को एक्वायर करने के बाद में बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इन दोनों कंपनियों का होल सोल मतलब मालिक हो जाएगा। ठीक है, अकेला ओनर हो जाएगा इन दोनों कंपनियों का, क्योंकि सभी 100% स्टॉक जो है वो इसके पास में आ जाएंगे। ठीक है, और बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अतानु कुमार दास जी जो हैं वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करें बैंक ऑफ इंडिया की तो रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग जो है ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। ठीक, तो ये बैंक ऑफ इंडिया की बात होगी। बाकी बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, ये सब आपको पता ही होगा इसके बारे में। जो चीज़ मैं बार बार पूछता हूँ ये आप लोगों को मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूँ कि पता होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, बैंक ऑफ इंडिया। टू इम्प्लीमेंट द ई चालान इन शिलांग ट्रैफिक पुलिस, विच बैंक है साइंड एन MOU विद मेघालय पुलिस। शिलांग ट्रैफिक पुलिस में ई चालान को लागू करने के लिए किस बैंक ने मेघालय पुलिस के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मेघालय पुलिस और SBI ने एक MOU साइन किया हुआ है। किस लिए साइन किया गया है? शिलांग ट्रैफिक पुलिस को ई चालान की सुविधा प्रदान करने के लिए। अब इसके बाद में SBI के माध्यम से जो है चालान वगैरह पे किया जा सकेगा। जो भी पेनल्टीज वगैरह लगेंगी उसका चालान पे करने के लिए SBI भी एक ऑप्शन के तौर पर वहाँ पर दिखेगा। SBI के माध्यम से उसका चालान वगैरह जो है वो पे कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी चालान कटेगा उसकी वैल्यू, उसका अमाउंट जो पे कर दिया जाएगा। SBI का हेडक्वार्टर वगैरह सब पता होगा, लगातार बताते आ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन को लंबा नहीं खींचूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा। अगला देखते हैं। Which general insurance company has recently launched its first
कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020। हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है, शुरू किया है? इसमें पूछा गया कि किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भी हाल ही में अपना पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। ठीक, ICICI लोम्बार्ड ने अभी हाल ही में अपना पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया और इसके अनुसार इंडिया का जो कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स स्कोर है वो 57 है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स स्कोर जो है वो 57 है और इसी इंडेक्स में हेल्थ केयर सेक्टर ने टॉप किया है। ठीक ना, किसने टॉप किया है? कौन से सेक्टर ने? हेल्थ केयर सेक्टर। इस इंडेक्स में हेल्थ केयर सेक्टर ने टॉप किया है और इसका स्कोर जो है हेल्थ केयर सेक्टर का कितना है? 70 जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर का स्कोर है। इंडेक्स में टॉप करने का मतलब ये हो जाएगा कि इस सेक्टर में रिस्क को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है। मतलब किसी भी सेक्टर, कोई भी अगर इस इंडेक्स में टॉप करता है तो इसका मतलब होता है कि उस सेक्टर में रिस्क को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है। ठीक है ना। कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 में टॉप 150 कंपनीज को इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कवर किया गया और इस इंडेक्स के लिए एक रिस्क मेजरमेंट टूल यूज़ किया गया जो कि ICICI लोम्बार्ड के द्वारा ही डेवलप किया गया। ठीक है, इस इंडेक्स की मदद से कंपनियों को उनके बिजनेसेस द्वारा फेस की जाने वाली रिस्क लेवल के बारे में बताया जाता है। उनका बिजनेस का रिस्क लेवल क्या है, कितना रिस्क उनका बिजनेस फेस कर रहा है, उसके बारे में उनको पता चलता है, जिससे कि टाइम रहते हुए भी जो है वो उस रिस्क को कम करने का कोई ना कोई अपना प्रॉपर प्लान बना ले, कोई ना कोई कोर्स ऑफ एक्शन कुछ ना कुछ अपने लिए उसकी प्लानिंग कर ले, जिससे कि कंपनी जो है उनकी रिस्क में ना रहे, पैसा वगैरह कहीं डूबे में। ठीक, सबसे खराब कंडीशन जो है वो लॉजिस्टिक सेक्टर की रही है और इसका इंडेक्स स्कोर जो है वो 47% था। सबसे खराब जो है स्कोर जो था वो लॉजिस्टिक सेक्टर का रहा, उसकी हालत बहुत बुरी रही। तो इसका जो इंडेक्स स्कोर था 47% नहीं 47 स्कोर है ना ये, तो 47 जो है वो इसका स्कोर हो जाएगा। सबसे अच्छा हेल्थ केयर का था, हेल्थ केयर का स्कोर कितना था? 70% नहीं 70। ठीक है, हेल्थ केयर का जो स्कोर था वो 70। तो कुल मिलाकर इसका आंसर होगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका आप लोग कमेंट कर बता दो और हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करने चलते हैं। हाउ मच अमाउंट इज ग्रांटेड बाय द एग्जिम बैंक फॉर द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ऑफ मालदीव रिसेंटली? हाल ही में मालदीव के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए एग्जिम बैंक ने कितनी राशि दी है, ये इसमें पूछा गया है। 400 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 400 मिलियन USD, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। RBI ने अभी हाल ही में एग्जिम बैंक के माध्यम से 6.7 किलोमीटर लंबे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 400 मिलियन USD का, ठीक है ना, 400 मिलियन USD का लोन का फंड जो है वो देने का ऐलान किया है। एग्जिम बैंक की अगर हम लोग बात करें तो एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में एग्जिम बैंक का हेडक्वार्टर है। और अगर हम लोग इसके MD और CEO की बात करें तो डेविड रास्क्विना, ठीक है ना, डेविड रास्क्विना जी जो हैं वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 400 मिलियन USD इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस हैज़ लॉन्च्ड इट्स आरोग्य संजीवनी पॉलिसी ऑन विच ऐप? स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने किस ऐप पर अपनी आरोग्य संजीवनी पॉलिसी लॉन्च की है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा फ़ोन पे, ऑप्शन नंबर डी। फ़ोन पे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। स्टार हेल्थ ने अपनी आरोग्य संजीवनी पॉलिसी को फ़ोन पे ऐप पर लॉन्च किया हुआ है। फ़ोन पे यूजर्स जो है इस पॉलिसी को अवेल कर सकते हैं। अब इस पॉलिसी वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बात हुई स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस की, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो वी जगन्नाथन जी जो हैं वो इसके CEO हो जाएंगे। फ़ोनपे की भी यहाँ पर बात हुई है, तो फ़ोनपे की अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो बेंगलुरु कर्नाटका में जो है वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। समीर निगम जी जो है वो फ़ोनपे के CEO हो जाएंगे। कौन? समीर निगम, ठीक है ना। अगला देखते हैं। टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फास्टैग पावर्ड ट्रक टर्मिनल इन महाराष्ट्र which small finance bank has partnered with महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? महाराष्ट्र में भारत का पहला फास्टैग संचालित ट्रक टर्मिनल
लॉन्च करने के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महाराष्ट्र राज्य सड़क निगम के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है ना। महाराष्ट्र में इंडिया का पहला फास्टैग पावर्ड ट्रक टर्मिनल लॉन्च करने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि MSRDC, ठीक ना, MSRDC के साथ में जो है MSRDC और ओशियन हाईवेज फैसिलिटीज एंड सॉल्यूशंस के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। फिर से सुन लो आप लोग, महाराष्ट्र में इंडिया का पहला फास्टैग पावर्ड ट्रक टर्मिनल लॉन्च करने के लिए जो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको कि हम लोग MSRDC बोलते हैं, इसके साथ में और ओशियन हाईवेज फैसिलिटीज एंड सॉल्यूशंस के साथ में जो है एक पार्टनरशिप किया हुआ है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हो रही है, तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में जो है वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर हो जाएगा। टैगलाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट्स फन बैंकिंग, क्या टैगलाइन हो जाएगी, इट्स फन बैंकिंग, ठीक है, इट्स फन बैंकिंग जो है वो इसकी टैगलाइन हो जाएगी। MD और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो VP नरसिम्हन जी जो है वो इसके MD और CEO हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एनी सेविंग्स प्रोडक्ट नेम्ड गारंटीड इनकम फॉर टुमारो गिफ्ट हैज़ लॉन्च्ड बाय व्हिच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली। हाल ही में किस बीमा कंपनी द्वारा गारंटीड इनकम फॉर टुमारो गिफ्ट नामक एक नया बचत उत्पाद लॉन्च किया गया। इसमें ये पूछा गया है कि गारंटीड इनकम फॉर टुमारो नाम से एक नया सेविंग प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया गया है, तो वो किस बीमा कंपनी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इसका आंसर हो जाएगा। ICICI प्रू गारंटीड इनकम फॉर टुमारो गिफ्ट नाम से ये सेविंग अकाउंट जो है वो, ये सेविंग प्रोडक्ट जो है वो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, टू फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि क्रेडाई हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक। निर्माण श्रमिकों के लिए बैंक खाते खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रियल एस्टेट डेवलपर्स परिसंघ क्रेडाई ने किस बैंक के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन पेमेंट्स एंड पोस्टल बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्रेडाई ने जो है अभी हाल ही में IPPB के साथ में जो है एक MOU साइन किया हुआ है, जिसके माध्यम से जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर होंगे उनको बैंक अकाउंट खोलने में मदद मिलेगी, उनकी हेल्प की जाएगी। और IPPB के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। प्रदीप कुमार बिश्नोई जी जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। आपका बैंक आपके द्वार, ये जो है IPPB की टैगलाइन हो जाएगी। फिर से सुन लो आप लोग IPPB की टैगलाइन, आपका बैंक आपके द्वार, ये है IPPB की टैगलाइन हो जाएगी। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स What was the India's retail inflation rate in January 2021? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जनवरी 2021 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या थी, इसमें पूछा गया है 4.06%। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 4.06% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जबकि दिसंबर 2020 में, ये जनवरी की बात हो रही है, जनवरी में 4.06% है, और जबकि दिसंबर 2020 की हम लोग बात करें तो ये 4.59% था। ठीक है ना, 4.59% था। रिटेल इन्फ्लेशन इन रूरल इंडिया की अगर हम लोग बात करें, रूरल इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन कितना था जनवरी 2021 में, तो ये 3.23% था। और अगर अर्बन एरिया की बात करें, रिटेल इन्फ्लेशन इन अर्बन एरिया इन जनवरी 2021, तो ये कितना था, ये था 5.06%। ठीक, 5.06%। ठीक, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 4.06%। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने फरवरी सेकंड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग फरवरी के नेक्स्ट वीक की यानी कि फरवरी थर्ड वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वहाँ पर डिस्कस करेंगे।